सॉरी सॉरी। अब मैं मुझे क्या करूँ, मैं गलती से उस वीडियो को ख़त्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे 4 लेक्चर में अब जाके 4 लेक्चर में ख़त्म होगा। वो वाली वीडियो में एक्टिव रिकॉल था, फिर मैंने ये मैप दिखाया था। तो 4 लेक्चर में तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग 3 लेक्चर हो ही गए, 2 लेक्चर ये आज वाले। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, नाम से यह इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट, ये जितने भी ब्लू कलर में मैंने दिखाए थे मैप में, ये जितनी भी ब्लू ब्लू है ये सारे प्रिंसली स्टेट है, 565 प्रिंसली स्टेट। और इन प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट मतलब मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे सरदार, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे हाईएस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है इंडिया की। पूरे वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैचू, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे लंबी स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। यूनिटी का प्रतीक है वो मूर्ति। तो गवर्नमेंट अप्रोच की बात मैंने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, ही प्लेड a historic role he played a historic role in negotiating मतलब बातचीत, negotiating with the rulers of princely state firmly but लेकिन diplomatically, and bringing most of them into the Indian Union. The government's approach was guided by three considerations. Firstly, पहला, the people of most of the princely state clearly wanted to become part of the Indian Union. तो प्रिंसली स्टेट की जो जनता थी, जनता चाहती थी कि हम इंडिया का पार्ट बने, इंडियन यूनियन का पार्ट बने जनता। लेकिन प्रिंसली रूलर नहीं चाहता था। यानी कि अब देखो यहाँ राजा और प्रजा के बीच में डिफरेंस आया कि नहीं। और हमारे जो लीडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, इन लोगों का जो कमिटमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेसी। यानी कि लोगों की विल, लोगों की इच्छाएं, विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाएं मायने रखती है। अब लोग चाहते हैं तो लोगों की इच्छाएं क्यों नहीं। तो यहाँ पे ये डेमोक्रेसी वाला पॉइंट कि लोगों की इच्छा थी। हाँ, प्रिंसली स्टेट के जो जनता जनाते थी वो चाहती थी तो इंडिया का पार्ट बने। अगर मान लीजिए रूलर की चलती तो आज इंडिया का, ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, आज का जो मैप है टुडे प्रेजेंट टाइम का, वो मैप कभी बन ही नहीं पाता। क्योंकि छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी निकल जाती, इंडिपेंडेंट कंट्री होते, और फिर हमें हैदराबाद जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट लगता, वीज़ा लगता। गुजरात जाने के लिए, मणिपुर जाने के लिए, जम्मू कश्मीर जाने के लिए वीज़ा लगता, वीज़ा। लेकिन हमारे थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल कि उन्होंने इस कंट्री को यूनाइट किया, इंटीग्रेट किया, प्रिंसली स्टेट को यूनिट। ये जो यूनाइट करने का जो आइडिया है, जो डिप्लोमेसी है, जो बातचीत किया उन्होंने, सरदार पटेल जी ने, सराहनीय है। इसीलिए तो आयरन मैन ऑफ द इंडिया। नहीं तो ये इतनी डाइवर्सिटी वाला कंट्री कभी एक हो ही नहीं था। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो फॉर वर्ल्ड में अमेरिका, ये सब मजाक उड़ा, उस समय की बात करो, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये देश कभी एक रहेगा ही नहीं फ्यूचर में, भविष्य में। सब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन सबके मुंह पे तमाचा मारा इंडिया ने। इंडिया ने दिखा दिया कि ये इतनी बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंडिया ने दिखाया। सबसे बड़ी बात है। क्लियरली वांटेड टू बिकम, वो ये हो गया है। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। अब हमारी गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो गई, मतलब कि वो तैयार हो गई, प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल मतलब हम तैयार हैं। जो भी प्रिंसली रूलर ऑटोनॉमी मांगता है, जो भी रीजन में ऑटोनॉमी चाहिए उनको हम ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन एक्सेप्शन है। पहला, नेशनल इंटरेस्ट को खतरा नहीं होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट, देश
पहले, सॉवरेनिटी पहले, और देश की जो एकता, इंटीग्रिटी, ये पहले है, संप्रभुता, ये सब पहले है, नेशनल इंटरेस्ट, देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी सबसे पहले। ऑटोनॉमी है, अपने एरिया में जो भी करना है करो, लेकिन अगर तुमने अलग होने की बात, अगर एक बार ये लोग इंडियन यूनियन के पार्ट बन गए तो एक डॉक्यूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बताते रहो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो भी प्रिंसली रूलर साइन करेगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि जो भी प्रिंसली रूलर साइन करेगा वो ऑटोमेटिकली इंडियन यूनियन का पार्ट, यानी कि इंडिया का एक अटूट, मतलब ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आईओए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये परमानेंट यूनियन है। इसीलिए मैंने क्या नाम है, किस चैप्टर में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, नहीं नहीं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो मैंने पार्ट 1 का लेक्चर बनाया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में मैंने बताया है कि जो अमेरिकन फेडरेशन है वहाँ पे क्या था, कमिंग टुगेदर, और यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे प्रिंसली 565 प्रिंसली स्टेट को रोक के रखा, होल्ड करके रखा, इसीलिए होल्डिंग टुगेदर। और अमेरिका में कमिंग टुगेदर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है होल्डिंग टुगेदर, ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, और कमिंग टुगेदर अमेरिका में है। ओके, तो सारे टॉपिक इंटीग्रेटेड हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर यूनियन, जो हमारे संविधान में यूनियन है टेरिटरी पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 2 3 4, संविधान में जितने भी आर्टिकल है 1 2 3 4, ये सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये सब के साथ प्रिंसली स्टेट कैसे इंटीग्रेट हुए, यानी कि कोई भी इन सारे के पास कोई अधिकार नहीं है अलग होने का। सिसीड वर्ड मतलब अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, सिसीड मतलब अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देयर वॉज नो राइट टू सिसीड डैम, अलग होने का राइट नहीं है। ये एक परमानेंट यूनियन है, हमारा जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल। और जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि स्टेट के साथ पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट के बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, स्टेट का जो बाउंड्री है छोटा करना, बड़ा करना, ऑल्टरनेशन, या एक नए स्टेट को पैदा करना, जैसे यूपी से काट के उत्तराखंड पैदा किया, तो स्टेट जो भी राज्य हैं यूपी बिहार, इन सबको छोटा करना, बड़ा करना, नए स्टेट पैदा करना, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है ये पावर, आर्टिकल 2 और 3 के तहत। लेकिन ये पावर स्टेट के पास नहीं है, स्टेट मतलब राज्यों के पास नहीं है कि वो इंडिया से अलग होने की बात करें, ये अधिकार नहीं दिया है। ये एक परमानेंट यूनियन है, और इस परमानेंट यूनियन में राज्यों के पास अधिकार नहीं है अलग होने का, लेकिन पार्लियामेंट के पास अधिकार है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बाउंड्री को छोटा बड़ा मतलब रीड्रॉ कर सकती है बाउंड्री को। ठीक है, आई यू गेटेड माई पॉइंट। ये हो गया है। तो ऑटोनॉमी हम देंगे, मतलब अपने एरिया में जो भी करना है करो, पुलिस प्रशासन जो भी अपने अपने एरिया में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है करो, इलेक्शन करो अपने एरिया में, मतलब पूरी ऑटोनॉमी जो भी करना है, पुलिस प्रशासन जो भी स्टेट लॉ हैं। इसीलिए तो ये फेडरलिज्म को डिफाइन करने के लिए जो पावर का डिवीजन है उसके लिए क्या बना है, 3 लिस्ट, संविधान के 7 शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ताकि पावर का क्लियर डिवीजन हो, क्लियर कि डिस्प्यूट का कोई चांस ही ना रहे। ठीक है, डिस्प्यूट का कोई चांस ही नहीं, डिवीजन ऑफ पावर यानी सेपरेशन ऑफ पावर का जो क्लियर डिवीजन है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट नाम से ही पता लगा है, यानी यूनियन गवर्नमेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, यानी कि अपनी अपनी राज्यों की विधानसभा उस पर लॉ बनाएगी, स्टेट लॉ। एंड कंकरेंट लिस्ट में ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक है। कंकरेंट लिस्ट जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, तो एजुकेशन फॉरेस्ट ये कॉमन टॉपिक है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट तो लॉ बनाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की
वो है ना पूरे इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे, पार्लियामेंट पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, तो इंडिया पार्लियामेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंकरेंट लिस्ट पे वो कानून बनाएगी। और एक और, कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में एजुकेशन सिस्टम के लिए कानून बना सकती है। तो इसीलिए कहते हैं संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संविधान पता होगा तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान, मैंने क्या बोला था, संविधान बहुत अच्छा है। और मैंने नहीं बोला था, अंबेडकर जी ने बोला था कि संविधान बहुत अच्छा है, संविधान हमने अच्छा बनाया है। अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान बहुत अच्छा बना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये टाइम कम नहीं होता है। लेकिन संविधान अंततः बुरा साबित होगा, ये बात मैंने नहीं कही थी। कई साल पहले संविधान सभा में अंबेडकर जी ने ये बोली थी कि संविधान संविधान अंततः बुरा साबित होगा जब तक कि संविधान के नीचे जितने भी लोग हैं वो अच्छे ना हो। अगर वो करप्ट हैं तो संविधान की क्या गलती, संविधान तो अच्छा ही है। अब संविधान को चलाने के लिए जो वहाँ पे सिस्टम है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और फिर उसके बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, ये सब अगर करप्ट है तो उसमें संविधान की क्या गलती। संविधान तो अच्छा है। इसीलिए संविधान अंततः बुरा साबित होगा जब तक कि संविधान को चलाने वाले लोग, यानी कि रूल ऑफ लॉ के अंडर, रूल ऑफ लॉ है ना, यानी कि सबसे ऊपर संविधान, संविधान के नीचे ये सारे सिस्टम है। तो ये लोग जब अच्छे रहेंगे, करप्ट नहीं होंगे, तो संविधान का बनना सफल है। लेकिन अगर ये लोग करप्ट हैं तो संविधान उस समय, संविधान का कोई मतलब नहीं है। संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान अंततः बुरा होगा जब तक कि ये संविधान के नीचे के लोग, प्राइम मिनिस्टर और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस और पीसीएस, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये लोग, और इन लोगों को अच्छा कौन बनाएगा, हम लोग। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और ये बात मैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूँगा कि अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी की तरह ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो डेमोक्रेसी तभी है, तब अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्वेश्चन करेंगे तभी ना अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर संविधान का हिस्सा है और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को माननी होगी कि अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जनता, पीपल ऑफ इंडिया जब सवाल करेगी, क्वेश्चन करेगी, तब जाके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। और ये इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये बात मैं बार बार बोलूँगा, और आप लोगों को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को उठाए और इसको बेसिक स्ट्रक्चर का एक जजमेंट दे, और जजमेंट में ये क्लियर करे, क्लैरिफाई करे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जनता और लोगों के बीच में। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि पार्लियामेंट में जितने भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोग ट्रांसपेरेंसी का काम करें। जो भी सवाल जनता पूछे उसका ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका आंसर सरकार कहाँ क्या करे, जनता को बताए कि जनता के पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ये वीडियो आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचाइए कि अकाउंटेबिलिटी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ये ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, मतलब एकदम दिखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, और सरकार के जितने भी जुड़े हुए क्या है एजेंसी हैं वो क्या कर रही हैं। जैसे नेट एनटीए जो पेपर लीक हुआ, मैं इंटीग्रेशन से पहुंच गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखिए इतना पढ़ा पढ़ा संविधान के वहाँ तक चला गया, अकाउंटेबिलिटी, फिर कहाँ गया, डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंच गया। यानी कि केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया था, केशवानंद, दिस इज अ लैंडमार्क केस, दैट्स वाई, क्योंकि इस जजमेंट, ये जो जजमेंट दिया था केशवानंद भारती केस में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पैदा हो गया था। और ये ऑफिशियल संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये पैदा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और पैदा हो गया।
तो सुप्रीम कोर्ट का काम है वर्डिक्ट देना, और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी वर्डिक्ट्स है, जजमेंट है, वो मायने रखती है, पूरे देश में सब मानते हैं, क्योंकि वो एक जज ने दी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो मान्य है। और वो जो भी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है वो सारी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में मेंशन होती है। तो अकाउंटेबिलिटी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानो, जैसे राइट टू वॉक, अभी रिसेंटली राइट टू वॉक को जैसे फंडामेंटल राइट बोला है, वैसे ही फंडामेंटल राइट अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको कोई टच नहीं कर सकता, वैसे ही और प्रियम्बल भी वैसे ही जैसे फेडरलिज्म, बहुत सारे टॉपिक हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो सुप्रीम पार्लियामेंट छू भी नहीं सकती, पार्लियामेंट छू भी नहीं सकती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। संविधान का मूल भावना है, आत्मा है, आत्मा। आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब है? आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब है? सोल के बिना, विदाउट सोल द बॉडी क्या, गॉन, डेड, बॉडी डेड है। विदाउट सोल द बॉडी इज डेड। बिना आत्मा के बॉडी का कोई वजूद नहीं, बॉडी किसी काम की नहीं है। बॉडी के अंदर कोई फंक्शन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी है मतलब एक आत्मा है, सोल है, उसकी एक कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक एनर्जी है कि बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है वो, देखो मैंने साइंस को भी घुसा दिया इसमें, साइंस। तो क्या बोलता हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेट हैं। ये जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रहे हैं, फिल्टरेशन, किडनी फिल्टर करने का काम करती है कि नहीं? वैसे ही वैसे ही हमारा जो सिस्टम है, इसमें फ़िल्टर करने का काम कौन करेगा? फ़िल्टर करने का काम कौन करेगा? फ़िल्टर करने का काम जनता, वी द पीपल करेगी, यानी कि हम और आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि फ़िल्टर होगा, यानी कि करप्शन की कोई चांस ही नहीं। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसीलिए जनता को नॉलेज, यानी कि अब तो नॉलेज हो सकता है, आपके पास फ़ोन है, सरकार की वेबसाइट पे देखिए, सरकार पे नज़र रखिए, सरकार आपके पैसे का मिसयूज़ कर रही है, ठीक है? तो सरकार पे आप नज़र रखिए, क्योंकि वो आपके मेहनत की कमाई है। पूरे जनता से कह रहा हूँ, पूरी जनता से मैं ये बात बोल रहा हूँ। द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी, गवर्नमेंट कौन है? इंटरिम गवर्नमेंट। उस समय की बात कर रहा हूँ, तो इंटरिम मतलब उस समय इलेक्शन नहीं हुआ था, ये टेम्परेरी, मतलब 1947 से लेके 1949, नहीं 49 में तो संविधान एडॉप्ट हो गया। जब तक पहला जनरल इलेक्शन हो नहीं गया, पहला जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आ नहीं गया, तब तक तो ये इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी, इंटरिम मतलब टेम्परेरी, ठीक है? द गवर्नमेंट वाज prepared to be flexible in giving autonomy to some region. The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in detailing with the demand of the region. Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. तो मतलब ये जो आइडिया था, ये प्लुरैलिटी को एकोमोडेट करने का था। प्लुरैलिटी मतलब कि जितने भी स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट, उनको एक ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है, दे दिया, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा दे देंगे तो सेपरेटिज्म की भावना, रीजनलिज्म की भावना आ जाएगी। सेपरेटिज्म तो अलग होने की बात, यानी कि हमें एक अलग सा देश चाहिए, मतलब हमें इंडिया का पार्ट नहीं बनना, ठीक है? तो सेपरेटिज्म की भावना आ जाए, ये इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं देनी है। वो सारे लोग इंडियन हैं, ये भावना होनी चाहिए कि वो सारे इंडियन हैं, जितने भी उस स्टेट में लोग हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दोगे तो सेपरेटिज्म की भावना आ जाएगी, मतलब अलग होने की भावना। सेपरेटिज्म वर्ड जानते हो? सेपरेटिज्म अलग होने की भावना, ठीक है? आम भाषा में अलग होने की भावना। एडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल मतलब अभी क्या बोला? फ्लेक्सिबल, हम फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाया इन डीलिंग विद द डिमांड ऑफ द रीजन। रीजन उस क्षेत्र की, यानी कि रीजनलिज्म है,
अब यहाँ पे रीजनलिज्म एस्पिरेशन, अब लोग जो चाहेंगे, विल ऑफ द पीपल चल रहा है ना, लोगों की इच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोगों की इच्छाओं की मान है, सम्मान है। तो अब लोगों की इच्छाओं को हम समझेंगे, तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, फ्लेक्सिबल होना होगा। लेकिन हमारा संविधान दोनों का मिक्सचर है, संविधान ब्लेंड है, मतलब मिक्सचर है। किसका? किसका? फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, यानी कि एक तरफ हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है, स्टेट के साथ जो करना है करे, स्टेट के साथ उसकी बाउंड्री को छोटा बड़ा जो भी करना है, नाम चेंज करना है, कुछ भी करना है करे, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम वहीं पे, मतलब सेम टाइम उसी समय हमारा संविधान रिजिड भी है, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खड़ी है, पार्लियामेंट को करने नहीं देगी चेंज। क्योंकि ऐसे तो पूरा संविधान की आत्मा को ही बदल देंगे, मतलब उसकी बेसिक भावना को ही, यानी कि लोकतंत्र को ही चेंज करेंगे, लोकतंत्र को हटा के डिक्टेटर ला देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, ये नज़र रखने के लिए कि पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट ना ला दे कि वो उसकी मूल संविधान की जो, इसीलिए बोला जाता है गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि पार्लियामेंट जब ऐसा करेगी, चेंज करने की बात करेगी कि डेमोक्रेसी को हटा के हम सोचते हैं कि ला दे डिक्टेटर, क्योंकि डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, ये लोगों की फंडामेंटल राइट बीच में आ जा रही है। तो ऐसा अगर करने की सोच रही है पार्लियामेंट, तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि 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 हम लोग खड़े हैं, हम लोग तो हैं ही। लेकिन और हम लोगों के पास क्या है? फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खड़ी है, ये नज़र रख रही है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है, कोई ऐसा कानून तो नहीं ला रही है। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। सुप्रीम कोर्ट खड़ी है कि कोई भी बेकार कानून, बेकार मतलब आर्बिट्रेरी कानून ना आ पाए। और इसी को कहते हैं क्या? चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस यानी कि चेक कर रही है, पार्लियामेंट को चेक कर रही है, और बैलेंस पावर का जो बैलेंस है, सेपरेशन ऑफ पावर, पैरेलल डिवाइड है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, पैरेलली इनके बीच में पावर का डिवीजन है। पैरेलल यानी कि ना तो जुडिशरी के काम में कोई दखल देगा, ना लेजिस्लेचर के काम में, यानी कि पार्लियामेंट के काम में दखल देंगे, लेकिन जब तक पार्लियामेंट अच्छा कानून ला रही है तब तक कोई नहीं दखल देगा। अगर पार्लियामेंट अच्छा कर रही है तो उसको करने दो, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दखल देगी, क्योंकि ये इसी को तो कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस। और अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम खराब कर रहा है तो ये दोनों, पार्लियामेंट और मतलब जुडिशरी ही नज़र रखती है, पार्लियामेंट पे भी, यानी कि लेजिस्लेचर पे भी, और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है, ये दोनों आपस में बहस ना करने लगे। सरकार और पार्लियामेंट, हो सकता है कभी 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 होता है। तो ये जो पावर का बैलेंस है हमारे यहाँ, अमेरिका में स्ट्रिक्ट पावर का बैलेंस है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर एकदम स्ट्रिक्ट है, जुडिशरी एकदम ही अलग है। वहाँ पे तो वहाँ पे, वहाँ की अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट एकदम ही अलग है, पार्लियामेंट से और एग्जीक्यूटिव से एकदम सेपरेट है। क्या नाम है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का नाम? रुको बता रहा हूँ। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का नाम अभी रुको बता रहा हूँ। स्कॉटस। वहाँ की अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का नाम स्कॉटस है, यानी कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहती है कि क्या, इस बार क्या बोला उसने, क्योंकि वहाँ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बहुत पुरानी है, तो उसकी हर बात, हर जजमेंट, हर वर्डिक्ट को ध्यान में लिया जाता है, क्योंकि बहुत पुरानी है और एकदम अलग है। वहाँ अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, स्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई ख़राब कानून ला सकती है, ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा करने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगी। तो ये है हमारे यहाँ पावर का बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं अगर स्ट्रिक्ट रहता ना तो सुप्रीम कोर्ट अलग काम करती, यानी कि अलग अपना न्याय करती। अगर पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट एकदम अलग दखल नहीं देती पार्लियामेंट में कि ऐसा कानून क्यों बनाया। हमारे में स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट वहाँ पे है अमेरिका में।
स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन विथ चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस यानी कि पावर का बैलेंस और चेक्स रखती है दोनों पर, एक सरकार पे भी और पार्लियामेंट पे भी। तो ये है हमारे यहाँ का सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे हम दखल दे सकते हैं चेक्स एंड बैलेंस के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट चाहे तो कोई खराब कानून ला सकती है, ऐसा कर सकती है, लेकिन जब वो ऐसा करेगी, अगर संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचा, तो एज ए गार्ड आपके गार्डियन क्या करते हैं, जब कोई आपको मारता है वो खड़े हो जाते हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के लिए सामने खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट खड़ी है कि कोई भी पार्लियामेंट का कोई भी एमपी अपशब्द ना बोले, क्योंकि वो एक संविधानिक पद पे है। पार्लियामेंट मेंशन है संविधान में, पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये सारे एमपी जो वहाँ बैठे हैं वो एक संवैधानिक पद पोजीशन है। तो वो कोई अपशब्द ना बोले, कोई भी ऐसा कानून ना लाए जो पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक की डिग्निटी, जनता की जो डिग्निटी है, जनता का फंडामेंटल राइट क्या बोलते हैं, ख़त्म ना हो। तो ये है हमारे यहाँ का सेपरेशन ऑफ पावर, कि समय आने पे सुप्रीम कोर्ट दखल देगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है। इंडिया में समय आने पे दखल दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जो न्याय करेगा वो लॉ नहीं बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है वर्डिक्ट देना, जजमेंट देना, न्याय करना। और एक ऐसा आर्टिकल है जिससे कंप्लीट वो कुछ भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर न्याय देने की बात है तो एक ऐसा आर्टिकल है जो उसको कंप्लीट न्याय देने की आज़ादी देता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है कंप्लीट न्याय देने के लिए। आर्टिकल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 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 बोल रहा हूँ, 324 है आर्टिकल, टू डू कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, तो ये है। और पार्लियामेंट अगर लॉ बना रही है, कानून बना रही है, तो वो न्याय नहीं करेगी और ना ही उसको इम्प्लीमेंट करेगी। वो सिर्फ बिल को पास करके प्रेसिडेंट के, और जब लॉ मेकिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, लॉ मेकिंग के प्रोसेस में इन तीनों का रोल है। क्योंकि पार्लियामेंट से लॉ पास हो गया, लॉ नहीं, बिल पास हो गया, लेकिन वो अभी बिल है, वो अभी लॉ नहीं बना है, एक्ट नहीं बना है, एक्ट। और वो एक्ट कब बनेगा, जब हमारी हाईएस्ट चेयर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उनका अप्रूवल, उनका एसेंट मिल जाते, तब जाके वो लॉ एक्ट बनता है, तब जाके वो पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि वो एक्ट की वैल्यू है, उस बिल की वैल्यू नहीं है, एक्ट की वैल्यू है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस एक्ट और बिल के बीच में भी कंफर्म, क्लियर, ठीक है। थर्डली, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, तो मैंने यहाँ फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई थी इन डीलिंग विद द डिमांड ऑफ द रीजन। ठीक है, रीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन द बैकड्रॉप of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration, consolidation of the territorial boundary of the nation had assumed supreme importance. सुप्रीम इम्पोर्टेंट, सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है। बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले, बिफोर पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट हुज टेरिटरीज वर कॉन्शियस of the new boundary of India into the Indian Union, the rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession. Underline, मैंने अभी बताया था ना, Instrument of Accession, Instrument of Accession, Instrument of Accession, which means that dear state agreed to become a part of the Union of India. तो इस डॉक्यूमेंट में सिंपल, बहुत लंबा पैराग्राफ है लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो एग्रीमेंट है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे कोई भी रूलर, कोई भी प्रिंसली रूलर अगर साइन करता है तो वो लीगली, विच मीन दैट द प्रिंसली स्टेट, क्या नाम है, स्टेट एग्रीड है, मतलब सहमत है। अगर वो साइन कर रहा है तो वो मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि वो सहमत है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। Accession of the princely state Junagadh, Hyderabad, Kashmir, Manipur proved more difficult than the rest. तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आई, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर।
कश्मीर का तो रीजनल एस्पिरेशन में आएगा ही, तो कश्मीर को वहाँ देखेंगे। जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर, इन तीनों का एक्सेशन में बहुत डिफ़िकल्टी आई। क्या डिफ़िकल्टी थी, आओ देखते हैं। आओ बच्चों, देखा जाए, ठीक है। द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लीबिसाइड। प्लीबिसाइड मतलब होता है प्लीबिसाइड, प्लीबिसाइड मतलब वोटिंग, वहाँ की जनता से पूछा जा रहा है। प्लीबिसाइड मतलब एक होता है प्लीबिसाइड और एक होता है रेफरेंडम, इन दोनों का मतलब भी बता दे रहा हूँ। प्लीबिसाइड होता है कि वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं है, और रेफरेंडम में किसी थर्ड पार्टी। रेफरेंडम, जब कश्मीर का जो पीओके पे कब्जा हुआ था तो उस समय यूएन ने क्या करवाया था, रेफरेंडम, लेकिन रेफरेंडम हुआ नहीं। नहीं, प्लीबिसाइड, रेफरेंडम, रेफरेंडम ही हुआ था, हाँ। रेफरेंडम अभी तक हुआ नहीं है। रेफरेंडम में थर्ड पार्टी यानी कि यूएन थर्ड पार्टी है, तो यूएन ने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेफरेंडम की बात की थी कि वहाँ की कश्मीर, मतलब कश्मीर के लोगों से पूछा जाए कि वो पाकिस्तान में जाएंगे कि इंडिया में। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान अपनी पीओके पे से वो फोर्स को हटा रहा है, ना इंडिया मान रहा है, तो अब वहीं पे मामला रुका हुआ है। लेकिन इंडिया ने बोला है कि हम जब ये पीओके से अपना सेना हटा लेंगे तो हम करवाएंगे, मतलब ऐसा यूएन में बोला है कमिटमेंट। अब देखो कब हटाती है। आज तक नहीं हटा पीओके पे से, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी नहीं हटेगा। लेकिन जहाँ तक लगता है आर्टिकल 370 अगर हटा है तो क्या पता हमारे पीएम मोदी जी हटा दे, पीओके पे से अपनी से वो पीओके पे से पाकिस्तान की सेना को हटा के रेफरेंडम करवाए कि आप लोग कहाँ जाएंगे, इंडिया में कि पाकिस्तान में। क्योंकि कमिटमेंट दिया है यूएन में कमिटमेंट दिया है, ठीक है। तो प्लीबिसाइड होता है वोटिंग, मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। रेफरेंडम में यूएन एक थर्ड पार्टी थी, उसने करवाया था। प्लेबिसाइड में वहाँ के लोगों से पूछा गया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे कि इंडिया में आएंगे। तो उन लोगों ने कहा हम इंडिया में आएंगे, तो सबसे ज़्यादा वोट इंडिया की तरफ थी, तो इंडिया में मर्ज हो गया। प्लीबिसाइड, कन्फर्म पीपल डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, पीपल की इच्छाएं यानी कि विल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8, कश्मीर के बारे में चैप्टर 8 में आएगा। रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल एस्पिरेशन। Here let us look at the cases of Hyderabad, Manipur. Hyderabad, the largest of the princely state, was सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बता दूँ। 1875 से लेके 1950 तक इनका टेन्योर है, मतलब 1875 में इनका जन्म हुआ। लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के। फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के फॉलोअर। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्लेड एन important रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ princely स्टेट विद इंडिया, member of important committees of the Samvidhan Sabha on fundamental rights, minorities, provincial constitution, etc., etc. The largest of the princely state was surrounded entirely by Indian territory. ये सबसे बड़ा princely state था जो कि पूरे इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था, सराउंडेड था, ठीक है। द सम पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इस रूलर कैरी द टाइटल निजाम, यहाँ का रूलर अपने आप को एक टाइटल, बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर हैं जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, वैसे ही ये भी हैं, बहुत अमीर आदमी है और अपने आप को निजाम कहता है, और अपने आप को निजाम कहता है और अपनी जनता की नहीं ढूंढ रहा है। जनता कह रही है कि हमें इंडिया में जाना है, लेकिन वो अलग लगा पड़ा है कि हमें आज़ाद होना है, अपने आप को निजाम कहता है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं जानता हूँ स्पीड हो रही है, लेकिन अब ख़त्म करना है। एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये हैं, सरदार पटेल विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब इसमें से बताइए निज़ाम कौन है हैदराबाद का। सरदार पटेल ये हैं, ये सरदार पटेल। ये कौन है, ये आप लोग बताइए। ये कौन है, ये भी आप लोग बताइए। ये कौन है, ये भी आप लोग बताइए, ठीक है, बताइए ज़रूर। तो इन चारों में सरदार पटेल को तो पता है,
ये तीनों कौन है ये मुझे नहीं पता, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? का गूगल करिए या कुछ भी करिए, लेकिन बताइए ज़रूर। सरदार पटेल और हैदराबाद के निज़ाम के साथ ये लोग फ़ोटो खिंचवाए थे। और ये पीआईबी की है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ लिखा भी है, ठीक है? समझ में आ रहा है? Some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. Its ruler carried the title Nizam, and he was one of the world richest man. वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का रिचेस्ट आदमी था, यानी कि हमारे इंडिया में पूरी दुनिया का एक अमीर आदमी था हमारे इंडिया में, रिचेस्ट। द निजाम वांटेड, उस समय की बात कर रहा हूँ, निजाम सबसे अमीर था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। ये सारे अंडरलाइन कर लो भाई, सीबीएसई में आ सकते हैं। और हैदराबाद की बात आएंगी तो ये सब लिखना होगा लॉन्ग आंसर में, ठीक है? प्रिंसली स्टेट, सीबीएसई बोर्ड वालों, ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी बुक अगर खोल के रखे हो तो अंडरलाइन कर लो। इंडिपेंडेंट स्टेटस, द निजाम वांटेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। निजाम की ख्वाहिश, वांटेड मतलब उसकी चाहत थी, वांटेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, ठीक है? ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट स्टैंड स्टील इसके नाम से है, मतलब स्टैंड स्टील। स्टैंड स्टील मतलब खड़े एकदम, ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमें अभी टाइम चाहिए, निज़ाम को टाइम चाहिए 1 साल का सोचने के लिए कि मैं इंडिया में आऊँ कि इंडिया में ना आऊँ, ठीक है? मतलब ये एग्रीमेंट में साफ साफ था कि 1 साल का टाइम है। स्टैंड स्टील मतलब स्टैंड स्टील, एकदम खड़े हैं स्टैचू की तरह, कि 1 साल तक हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमें सोचने के लिए 1 साल चाहिए, मतलब 1 साल चाहिए इंडिया में मर्ज होने के लिए। तो अब 1 साल चाहिए, तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? विद इंडिया, इंडिया के साथ, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के साथ, इंटरिम गवर्नमेंट। इन नवंबर 1947, नवंबर 1947 में साइन हुआ था। और 1 साल का टाइम है, यानी कि सोचने के लिए एक टाइम का टाइम। तो ये एग्रीमेंट कब पूरा होगा आप लोग बताओ अंदाजा से? नवंबर 1947, तो नवंबर 1948 1 साल पूरा होगा 1948 में, लेकिन उससे पहले ही कुछ हो जाता है। फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। मीन टाइम, इसी मीन टाइम में क्या होता है, मतलब इसी स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, तो ये इसमें सोचने का टाइम दिया था 1 साल का, तो नवंबर 1948 आने से पहले ही, मीन टाइम, अ मोमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेन द Nizam's role gathered force. The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule. Nizam's oppressive rule, निजाम के तानाशाही रूल, ऑपरेसिव मतलब तानाशाही रूल से तंग आ गए थे हमारे प्रेजेंट मतलब किसान भाई लोग। रोज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ खड़े हो गए। वुमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। हैदराबाद की बात हो रही है तो हैदराबाद में भी एक टाउन था, हैदराबाद टाउन, वो बना था नर्व सेंटर, इस आंदोलन का नर्व सेंटर आ सकता है कि नर्व सेंटर क्या था, तो हैदराबाद टाउन नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन का। द कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस, कांग्रेस तो हर जगह फैली हुई थी, तो वहाँ पे भी कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। द निजाम रिस्पॉन्डेड, अब निजाम भी तो वो रूलर है, रूलर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्डेड बाई अनलीजिंग अ पैरामिलिट्री, उसकी एक मिलिट्री मतलब उसकी एक सेना थी, पैरामिलिट्री, अपनी एक ट्रूप थी, पैरामिलिट्री सेना फोर्स, नोन एज रजाकार, नाम रखा था रजाकार्स। रजाकार्स ऑन द पीपल, द एट्रोसिटी एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार न्यू नो बाउंड। डे क्या नाम है, डे मर्डर, रेप, लूटेड, तो ये सब हो रहा था। तो टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम को टारगेट हो रहे थे। नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू, सिख, ये सब, क्योंकि रजाकार कौन थे, मुस्लिम थे।
और ये लोग टारगेट कर रहे थे पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम. The central government had to order the army to tackle the situation in September 19, मतलब नवंबर 1948 से पहले ही, एक महीने पहले ही, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 2 महीने पहले ही, सितंबर 1948 इंडियन आर्मी आगे आती है हैदराबाद में, हैदराबाद टाउन में, मूव इन टू कंट्रोल द निजाम फोर्सेज. आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमीडिएट फाइटिंग द निजाम सरेंडर, निजाम ने सरेंडर किया. सरेंडर किया, अब क्या करेगा. हमारी इंडियन आर्मी के आगे कोई टिक पाया है. टिक पाया है नहीं, बताओ. आज भी ऑपरेशन सिंदूर, निजाम सरेंडर. दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया. तो आखिर में हैदराबाद इंडिया का पार्ट बनता है. इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी जब इंडिया का पार्ट बनना ही था, सरेंडर करना था. करनी नहीं चाहिए थी, कोई बात नहीं. मणिपुर, अ फ्यू डे बिफोर इंडिपेंडेंस, द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह. हमारे जो मणिपुर के महाराजा थे उनका नाम बोध चंद्र सिंह. उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द internal autonomy of Manipur would be maintained under the pressure of public opinion. The Maharaja held election in Manipur. इलेक्शन इन, मतलब देख रहे हो हमारे जो ये बोर्ड चंद्रा सिंह है, पब्लिक के ओपिनियन के प्रेशर में आके, मतलब पब्लिक ने कहा कि इलेक्शन करवाओ, उन्होंने करवा दिया. यानी कि ऐसा राजा होना चाहिए जो पब्लिक की विल की इज्जत करता है, सम्मान करता है, कि उसने पब्लिक ने कहा और इलेक्शन हो गए. तो पहला इलेक्शन होता है आज़ादी, यानी कि कब हुआ था. जून 1948. 1947 में आज़ादी. 1948 जून 1948 में मणिपुर में पहला इलेक्शन होता है, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और वो बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है. जून 1948 में इलेक्शन होता है मणिपुर में. एंड स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. डज मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का पहला पार्ट. अब इंडिया का पार्ट तो है ही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हो गया है. क्या बोला था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उस पर साइन हो गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, तो ऑफिशियली तो इंडिया का पार्ट है. अब पब्लिक नहीं मान रही है तो उसमें क्या करे. तो मणिपुर इंडिया का पहला पार्ट है जो कि होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो क्वेश्चन आ सकता है. सीबीएसई बोर्ड वालों तैयार हो जाओ, अंडरलाइन अंडरलाइन कर लो. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहाँ की विधानसभा, अब इलेक्शन हुआ है, विधानसभा बनी है, तो अब वहाँ पे मणिपुर की विधानसभा में बात हो रही है कि हमें इंडिया में मर्ज होना चाहिए कि नहीं, मर्जर की बात हो रही है. क्वेश्चन था. While the state Congress wanted a merger, other political parties were opposed to this. The government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing a merger agreement. Merger यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था. अब मर्जर एग्रीमेंट कि ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है. मर्जर एग्रीमेंट, मर्जर नाम में ही है. मर्जर मतलब ये कंफर्म है कि मणिपुर इंडिया का पार्ट है. साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1948. यहाँ पे पहला तो इलेक्शन कब हुआ, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इलेक्शन वाली डेट, और सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था. तो विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, दिस कॉज अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर, द रिपरकशन ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट. तो बिना कंसल्ट किए लेजिस्लेटिव विधानसभा, मणिपुर की विधानसभा से साइन कर दिया था मर्जर ऑफ एग्रीमेंट. मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1948 में साइन कर दिया था बहुत से ने. तो गुस्सा, एंगर, ये सब था. Reorganization of state. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of state. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian state
This was not just a matter of administrative division, the boundary had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the countries could be reflected without affecting the unity of the nation. During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely power. तो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो इतना डिड नॉट कम टू एन एंड, यही एक एंड नहीं था, पार्टीशन के साथ एंड नहीं था और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बस इतना ही काम नहीं था, बहुत काम थे। चैलेंज तो ये था सबकी बाउंड्री, इंटरनल बाउंड्री को रीड्रॉ करना। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि बाउंड्री को, इंटरनल बाउंड्री को ड्रॉ करना। इंडियन स्टेट ये इतना आसान नहीं था, जस्ट नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मैटर नहीं था। तो क्या था ये? द बाउंड्री हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरैलिटी, जो लिंग्विस्टिक और कल्चर है वो बचा रहना चाहिए। बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया और लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज और कल्चर को भूल गए। कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ, यानी कि नेशन की यूनिटी को बिना अफेक्ट किए इसको हमें रिफ्लेक्ट करना था। लैंग्वेस्टिक और ये मतलब ये भी रहे और नेशन की यूनिटी भी रहे, दोनों को बैलेंस करना था। लैंग्वेज भी बचा रहे, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं और क्या नाम है, पोट्टी श्रीरामुल्लू का भी आएगा, पोट्टी श्रीरामुल्लू। The state boundaries were drawn either on administrative, बस खत्म ही होने वाला है। खत्म, हाँ खत्म ही होने वाला है, कोई बात नहीं। गर्मी हो रही है, पानी पीते रहिए, ठीक है, पानी पीते रहिएगा। देख रहे नहा लिया हो पूरा। कुछ कुछ पॉइंट उठाएंगे, जैसे कॉलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ था, स्टेट बाउंड्री को ड्रॉ किया गया था आइडर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस। तो हमारे जो कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर ने एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाओं कन्वेनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के हिसाब से ड्रॉ किया था बाउंड्री को, सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरी एनेक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कब्जा कर रही थी, एनेक्स मतलब कब्जा करना, और द टेरिटरी रूल बाय द प्रिंसली पावर। Our national movement has had rejected these divisions as artificial and had promised a linguistic principle as the basis of formation of a state. In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of reorganization of the लाइट कब आएगी, बहुत पसीना हो रहा है। Basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself, many provincial Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative division of British India. नागपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1920 1920 में, तो उसमें उसके बाद ये जो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे बोला था कि थैंक यू, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। आप भी देखिए, लाइट आ गई, पंखा चल रहा है।
देख नहीं रहा है ना। एक मिनट। चलिए शुरू करें। पंखा आपके ऊपर है, यानी कि मैंने कैमरे को डाउनवर्ड किया है, डाउनवर्ड। ठीक है, लेटा दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब बट ख़त्म होने वाले, चिंता मत करिए, ख़त्म हो जाएगा। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, ये जो प्रिंसिपल था, was recognized at the basis of reorganization of the Indian National Congress in INC। कांग्रेस ने इसको क्या किया था, कांग्रेस नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ कि इस बेसिस पे होगा, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया था। मेनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी कमिटी provincial congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. Things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving out state on the basis of language might lead to disruption and disintegration। यानी कि पहले तो अडॉप्ट किया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य को बनाएंगे, उसके बाद माइंड को चेंज कर दिया कि अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया, क्योंकि पार्टीशन हुआ है, आज़ादी मिल गई, पार्टीशन हुआ है, तो हमारे लीडर डर रहे थे कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बनाएंगे तो डिसरप्शन होगा, लोगों के मन में सेपरेटिज्म, डिसइंटीग्रेशन, ये सब भावना आएगी, तो इसलिए हमने नहीं बनाया। तो यही है, ठीक। तो हमारे लीडर्स ने इस प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन हमारी जनता ने ये बात को सुना था, क्योंकि नागपुर सेशन जो हुआ था वो तो पब्लिकली हुआ था ना, सबको पता है। तो आगे देखिए, अभी आएगा कहानी में ट्विस्ट आएगा। मतलब मना कर दिया है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट को नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी आगे कहानी में ट्विस्ट है, अभी आएगा पोट्टी श्रीरामुल्लू की ट्विस्ट आएगा। It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. The central leadership decided to postpone matters. The need for postponement was also felt because the fate of the princely state had not been divided. Also, the memory of partition was still fresh. अब पार्टीशन हुआ है और अभी उसकी मेमोरी ताज़ा है। अभी कितना ही टाइम हुआ है, अभी 1947 में पार्टीशन हुआ आज़ादी के साथ, तो ये अभी उस समय के लिए ताज़ा है, क्योंकि वो अभी पहली बार रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है, प्रिंसली स्टेट मर्ज हो गए इंडिया में, तो अब रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि बाउंड्री को रीड्रॉ करना होगा। ठीक है, बाउंड्री को रीड्रॉ करना होगा, तो किस बेसिस पे करें, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कि लैंग्वेज बेसिस पे। लैंग्वेज बेसिस पे पहले हाँ बोला, फिर बाद में डर गए कि कहीं लोगों के अंदर डिसरप्शन, तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया मामले को। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी आएगा, चिंता मत करिए। This decision of the national leadership was challenged by the local leaders, and the people protests began in the Telugu-speaking areas. Telugu-speaking areas of the old Madras province. तो अब लोकल लीडर यानी कि जो लोकल लीडर थे और जनता थी, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट बिगेन होगा तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। द विशाल अंडरलाइन द विशाल आंध्रा movement at the moment for a separate Andhra was called
demanded that the Telugu-speaking area should be separated from the Madras province, of which they were a part and be made into a separate Andhra province, but Andhra Pradesh. Nearly all the political forces in the Andhra, Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. तो ये विशाला अंडरलाइन हो गया ना, कर लीजिएगा, ठीक है। विशाल आंध्रा मूवमेंट जो हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्योंकि उनको चाहिए था तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक एरिया, आंध्रा चाहिए था, आंध्रा आंध्रा जिसे वो अपने आंध्रा नाम देंगे, आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश। और इस विशाल आंध्रा मूवमेंट को किसने लीड किया था? पोट्टी श्रीरामुलु। 56 दिन का फास्ट किया था, 56 दिन का, 56 डे का फास्ट अंटिल डेथ, और मर भी गए थे। इनके मरने के बाद बवाल हो गया था। और तब हमारे जो नेहरू जी हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पहला लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बना था वो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलेशन। पोट्टी श्रीरामुलु, इसीलिए मैं बोल रहा था ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आ गया कि नहीं। पोट्टी श्रीरामुलु अ कांग्रेस लीडर एंड वेटरन गार्डियन, और ये गांधी जी के बड़े भक्त हैं, गार्डियन मतलब फॉलोअर है। वेंट ऑन indefinite fast that led to his death after 56 days underline. This caused great unrest and resulted in violence. 56 दिन के मतलब देख रहे हो, 56 दिन का फास्ट अंटिल डेथ, यानी कि 56 दिन तक वो भूखे रहे और भूखे भूखे मर गए, भूख से मर गए। और उनके मरने के बाद दिस कॉज, मरने के बाद क्या हुआ, 56 दिन के बाद क्या हुआ, कॉज मतलब कारण, ग्रेट अनरेस्ट and resulted in violent outbursts in Andhra region. People in large number took to the street. तो ये सब हुआ, स्ट्रीट पे आ गए, सड़कों पे आ गए लार्ज नंबर में। तो अब हमारी सरकार को मानना पड़ा, क्या कर सकते हैं, मानना पड़ा, क्योंकि विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा। पहले तो रॉब कर दिया था लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर अभी आएगा कहानी में, आएगा कहानी, ये कहानी चल रही है, कहानी, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये कहानी अभी है, कहानी, स्टोरी। मेनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग इन मद्रास। Several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. Underline December 1952। मैप देखिए, मैप ये देखिए, इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। तो टोटल कितने बने थे, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर। पोट्टी श्रीरामुलु 1901-1952 Guardian worker left government job to participate in salt satyagraha. Also participated in individual satyagraha. Went on a fast in 1946, demanding that temples in Madras province be opened to Dalits. Undertook a fast unto death from 19 October 1952, demanding separate state Andhra, ठीक है, आंध्रा। That during the fast on 15 December 1952 आंध्रा बन गया। इससे क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज स्ट्रगल फोर्स अब एक स्टेट को बना दिया लैंग्वेज के बेसिस पे, अब बाकी भी कहेंगे जब आंध्रा बना है तो हमें भी चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर अलग अलग रीजन से लैंग्वेज के बेसिस पे गुजरात, मतलब ये पहले जो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे ना, बॉम्बे,
तो गुजरात स्पीकिंग लोगों के लिए, फिर मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए, इन दोनों को अलग करो। तो डिमांड आने लगी। फिर पंजाबी स्पीकिंग लोग, हरियाणवी, फिर पता नहीं कितनी कितनी भाषा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कमीशन ही एक्ट आया, कानून वाज पास इन 1956। These struggle forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी to look into the question of redrawing of the boundaries of state. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages। तो इसने एक्सेप्ट किया, इस कमीशन ने इसने अपनी रिपोर्ट दी, इसने एक्सेप्ट किया कि जो क्वेश्चन है रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट की लैंग्वेज के बेसिस पे, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया दैट द बाउंड्री ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्री ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि जो बाउंड्री है स्टेट की बाउंड्री वो रिफ्लेक्ट करेगी डिफरेंट लैंग्वेज की बाउंड्री से। तो उससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मजबूत होगी, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस बात को एक्सेप्ट किया गया, इस कमीशन ने एक्सेप्ट किया। 1953 में ये कमीशन आया था, ठीक है, अंडरलाइन। बट ख़त्म होने वाला है, ख़त्म, बट कोई बात नहीं, ख़त्म होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ इस रिपोर्ट के बेसिस पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास इन 1956। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी उस समय, 14 स्टेट, ये मैप दिखाया ना, तो 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी जिस पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया। मज़ा आया पढ़ने में। तो हैदराबाद, मणिपुर इनका देख लिया, जूनागढ़ का भी हमने प्लीबिसाइट से हो गया। अब कश्मीर का रीजनल एस्पिरेशन में अब हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में मज़ा आया तो कमेंट करिए, अच्छा लगा, समझ में आया तो ठीक है, समझ में आया होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, ये जितनी भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक। तो अगर मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए तब तक, ठीक है, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 12th के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो इस चैनल पे आपको यूपीएससी के सारे टॉपिक्स सब कुछ कवर मिलेंगे। एनसीईआरटी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन ही है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कल मिलेंगे, कल।